जय हिंद दोस्तों। 15 दिसंबर के टॉप करंट अफेयर्स आप सभी के सामने ये रहे। तो सबसे पहला प्रश्न ये रहा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? व्हेन इज नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे सेलिब्रेटेड? तो हर साल 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। यहां पर और भी ऑप्शन है, उसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। 7 दिसंबर को मनाया जाता है सशस्त्र सेना झंडा दिवस। इसके अलावा वर्ल्ड सिविल एविएशन डे मनाया जाता है। और 11 दिसंबर को दो दिवस मनाए जाते हैं, एक है यूनिसेफ डे और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस, इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया जाता है। सारे दिवस को याद रखिए, एक नंबर आपका हर एग्जाम में पक्का है क्योंकि दिवस से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, विद्युत मंत्रालय 14 दिसंबर 2022 को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस हाल ही में मनाया है। इसका उद्देश्य क्या है, क्या इसका ऑब्जेक्टिव है? तो इसका ऑब्जेक्टिव है ऊर्जा दक्षता बढ़ाना, यानी एनर्जी में इफिशियंसी लाना, और संरक्षित करना यानी उसे बचाना। दोस्तों, केवल ऊर्जा पैदा करना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसे बचा करके भी रखना जरूरी है। क्योंकि एनर्जी जो है, जो हमारी परंपरागत ऊर्जा है, जैसे कि कोयला से जो एनर्जी है या फिर पेट्रोल से, तो ये सारी एनर्जी धीरे धीरे एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, हमें ऊर्जा का दोहन होने से बचाना है, ऊर्जा का संरक्षण करना है। दोस्तों, भारत में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE द्वारा लागू किया गया है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो जो है, यह एक संवैधानिक निकाय है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत सरकार के अंतर्गत आता है। ऊर्जा का उपयोग कम करने के लिए पॉलिसी बनाती है और रणनीति स्ट्रेटेजी बनाती है कि कैसे हम ऊर्जा का विकास कर सकते हैं। दिसंबर महीने के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस है, आइए रिवाइज करते हैं। 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। 2 दिसंबर को वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे, विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस। 5 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस, विकलांग की जगह दिव्यांग आप बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस मनाया जाता है। और ये सारे डेज तो मैं आपको बता चुका हूं। देखिए फ्रेंड्स, आप पढ़ रहे हैं डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं जो कि भारत के हर एग्जाम्स के लिए जरूरी है। आपको हमारी क्लास में स्पेशल स्टैटिक जीके मिलेगा सबसे आखिरी में, जब पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है, ताकि आपका जो नॉलेज है बढ़ता रहे। इसके अलावा डेली करंट अफेयर्स का आपको डेली टेस्ट मिलता है। हम YouTube पर सबसे पहले करंट अफेयर्स देते हैं, सबसे कम समय में करंट अफेयर्स देते हैं, और इसी कमिटमेंट के साथ आपके साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, जीवन में सब कुछ दोबारा मिल सकता है, ये बात आप याद रखिएगा, लेकिन वक्त दोबारा, टाइम दोबारा नहीं मिल सकता। इसलिए अपने वक्त को, टाइम को सोच समझ करके स्पेंड कीजिए। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। किसी दिन मैं नेक्स्ट संडे या इसी संडे में आऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, मैं आपको बताने आऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। जेरेमी फर्रार को किस संगठन में मुख्य वैज्ञानिक नियुक्त किया गया है? अच्छा क्वेश्चन है। तो जेरेमी फर्रार को मुख्य वैज्ञानिक WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में नियुक्त किया गया है। और ये सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? सौम्या स्वामीनाथन की जगह लेंगे। आइए जानते हैं जेरेमी फर्रार के बारे में, इनकी हिस्ट्री देखते हैं, इनके अचीवमेंट्स को समझते हैं। तो दोस्तों, जेरेमी फर्रार जो है, वियतनाम में ट्रॉपिकल डिजीज के अस्पताल में क्लिनिकल रिसर्च यूनिट के निदेशक के रूप में 17 साल तक काम कर चुके हैं। और ये किस पे काम करेंगे? आप सभी देख पा रहे हैं कि अभी कोरोना आया था, तो ऐसी भविष्य में बहुत सारी संक्रामक बीमारियां वापस से आ सकती हैं। तो संक्रामक जो कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं, उन पर ध्यान देने के साथ साथ विश्व का स्वास्थ्य कैसे बढ़ाया जा सकता है, इस पर ही फोकस करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे बात WHO की है, तो WHO से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं।
डब्ल्यूएचओ की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई और 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा फ्रेंड्स, आप इनके अध्यक्ष के बारे में जान लीजिए। डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस इनके अध्यक्ष हैं और जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। इसका काम क्या होता है? ये जो अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इसका काम है जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ सेक्टर है, वो पूरी दुनिया का इंप्रूव होता रहे, किसी प्रकार की बीमारी आए तो सब सूचित करने का काम डब्ल्यूएचओ का है। दोस्तों, हाल ही में जो इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं उसे एक बार रिवाइज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में जज बने हैं जस्टिस दीपांकर दत्ता, जो कि बॉम्बे हाई कोर्ट के पहले सीजे थे। सरकार ने एनडीडीबी के प्रबंध निदेशक के रूप में मिनीशी साह को नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी है पीटी उषा जी। हाल ही में फेडरल रिजर्व की प्रथम उपाध्यक्ष बनी, जो कि भारतीय मूल की हैं, सुष्मिता शुक्ला जी। टाटा सन्स के चेयरमैन कौन है? एन चंद्रशेखरन है। ये B20 के चेयरमैन हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। हाल ही में टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष चुनी गई मेघना अहलावत जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। प्रमुख स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया? तो स्वामी महाराज शताब्दी महोत्सव का जो आयोजन है हाल ही में अहमदाबाद में किया गया। कहां पर? अहमदाबाद में किया गया। कब किया गया? 14 दिसंबर को अहमदाबाद गुजरात में प्रमुख स्वामी महाराज इनकी शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया और भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया। दोस्तों, प्रमुख स्वामी महाराज कौन है? तो यह मार्गदर्शक और गुरु थे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, बीएपीएस स्वामी नारायण संस्था से भी वो जुड़े रहे हैं और इस स्वामी नारायण संस्था की स्थापना 1907 में शास्त्री जी महाराज जी ने की है। देखिए उसका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य है विश्वास, एकता और निस्वार्थ सेवा के मूल्यों को बनाए रखना। यह उद्देश्य है इस संस्था का। क्लियर? दोस्तों, हाल ही में 2022 में जितने भी महोत्सव हुए हैं, मैं हर एग्जाम में देख रहा हूं कि महोत्सव, नृत्य और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, तो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए मेरा फोकस थोड़ा और डीप जाने का है। हाल ही में आदिपुरम महोत्सव 2022 मनाया गया। किस राज्य में? तमिलनाडु में। जम्मू फिल्म महोत्सव नाम से स्पष्ट है, जम्मू में। त्रिशूरपुरम महोत्सव ये कहां पर मनाया गया? केरल में। शुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में। स्वर सम्राट फेस्टिवल 2022 नई दिल्ली में। मिर्च महोत्सव नागालैंड में। खारची उत्सव त्रिपुरा में। नेक्स्ट यहां पर देखिए मैंगो महोत्सव। तो मैंगो महोत्सव जो है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यूपी में लखनऊ में मनाया गया, ये पूछा जा सकता है। और बोनोलू महोत्सव तेलंगाना में। देखिए अभी मैंने कल ही कमेंट में पढ़ा था, एसएससी सीजीएल में महोत्सव से बहुत सारे प्रश्न आए, मैंने पढ़ाए थे आपको और वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आप इसकी पीडीएफ जो है रेगुलर आप यहां से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम पर मैं जितनी भी पीडीएफ रह गई हैं उन सबको कल मैं अपडेट करवा दूंगा। आपके कमेंट सेक्शन से पता चला कि टेलीग्राम पर पीडीएफ नहीं गई हैं, तो कल आपको सारी पीडीएफ जो छूट गई हैं वो भी मिल जाएंगी। और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर भी पीडीएफ रेगुलर जा रही हैं और वहां पे तो आपको देखो इस प्रकार से 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर डेट वाइज क्विज, पीडीएफ सब कुछ मिल रहा है। चलिए, किस फिल्म को गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए हाल ही में नॉमिनेट किया गया? तो यह है RRR। तो फ्रेंड्स, गोल्डन ग्लोब अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया किस फिल्म को? RRR। आप सभी जानते हैं RRR। दोस्तों, इसके जो निर्देशक हैं वो हैं SS राजामौली। तो जनवरी 2023 में होने वाला है गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 2 कैटेगरी में नॉमिनेट किया गया है। तो पहली कैटेगरी है बेस्ट नॉन इंग्लिश लैंग्वेज फिल्म और दूसरी है फिल्म के गाने की कैटेगरी है और ये है नाटू नाटू। आपने नाटू नाटू गाना सुना होगा। तो बेस्ट ओरिजिनल गाने के लिए 2 कैटेगरी में इस फिल्म को नॉमिनेट किया गया है। दोस्तों, एक्चुअली RRR जो है ये हिस्ट्री बेस्ड पर है, ट्रू इवेंट्स पे है, कुछ मिक्स किया गया है, लेकिन ये ट्रू वास्तविक जीवन पर आधारित है। 2 भारतीय क्रांतिकारी, इनका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू और दूसरा है कोमरम भीम।
आपने उसमें गाना भी सुना होगा, कोमरम भीमुड़ो, ऐसा उन्होंने बोला है, तो भीम का नाम लिया, उसमें भीम का कैरेक्टर निभा रहे थे। तो इसमें चरण और जूनियर एनटीआर दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर हीरो हैं जिन्होंने भूमिका निभाई है, और भी हैं। तो ये 5 भाषाओं में रिलीज हुई, बहुत ब्लॉकबस्टर रही है ये फिल्म। तो आप ये 2 भारतीय क्रांतिकारियों का नाम आप याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, यहां पर ऑस्कर पुरस्कार 2022 के विजेताओं के बारे में जानते हैं। तो बेस्ट पिक्चर है कोडा, और बेस्ट एक्टर ऑस्कर मिला है जिसे, वो है विल स्मिथ। 75 बाफ्टा पुरस्कार भी घोषित हुए, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी द पावर ऑफ द डॉग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता इसमें भी विल स्मिथ। 68 भारत की राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2022 घोषित हुई, और बेस्ट फीचर फिल्म थी सोराराई पोट्रू। दोस्तों, बेस्ट अभिनेता थे सूर्या और अजय देवगन। अजय देवगन तानाजी के लिए, और सोराराई पोट्रू के लिए सूर्या को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिव्या टीएस ने 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा मेडल जीता है? तो दिव्या टीएस ने हाल ही में 65th यानी 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी चैंपियनशिप, जो कि एमपी के भोपाल में हो रही है, उसमें गोल्ड मेडल जीता है। और कल भी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बताया था कि मनु भाकर ने जूनियर महिला एयर पिस्टल का खिताब जीता, इन्होंने भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, दिव्या टीएस कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं, और इन्होंने यूपी की संस्कृति बाना को हराया है, और 10 मीटर एयर पिस्टल राष्ट्रीय खिताब हासिल किया है। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में आप लोगों का कमेंट आ रहा था, सर 2022 की जितनी भी नई पुस्तकें हैं और लेखक है वो बताइए। हालांकि दोस्तों, किंग सीरीज में मैं कवर कराऊंगा और भी डिटेल में। नॉलेज फैक्ट्री में आप देख लीजिए। सबसे पहली है शशि थरूर के द्वारा अंबेडकर अ लाइफ पुस्तक। सेकंड है अ कंफ्यूज माइंड स्टोरी, साहिल सेठ के द्वारा लिखी है। द कॉर्बेट पेपर्स किताब अक्षय शाह और स्टीफन ऑल्टर ने लिखा है। द ग्रेट टेक गेम अनिरुद्ध सौरी ने लिखा है। द टाइगर ऑफ द्रास मीना मेयर, बिरसा मुंडा जनजाति नायक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बुक आलोक पाल के द्वारा लिखी गई है। क्वीन ऑफ फायर, ये देविका रंगाचारी ने लिखी है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, ये भी इंपॉर्टेंट है, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है। द क्लास ऑफ 2006 आकाश कंशल ने लिखा है। यहां से आपका भी 1-2 नंबर तो पक्का है। चलिए, हाल ही में 8वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 8वां अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव आपसे पूछा जा सकता है, तो आप याद रखना कहां पर आयोजित किया जाएगा? भोपाल में। अगले वर्ष 8वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव जनवरी में होगा भोपाल में, भोपाल एमपी में। कब से कब तक चलेगा? 21 से लेके 24 जनवरी 2023 तक। कहां पर होगा? मौलाना आजाद MNIT मैनेट जिसे हम बोलते हैं, मौलाना आजाद प्रौद्योगिकी संस्थान भोपाल में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। दोस्तों, इसमें क्या होगा? तो यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी और इनोवेशन के क्षेत्र में भारत के अचीवमेंट को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना हाल ही में किसके द्वारा की गई है? तो इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, G7 ग्रुप के द्वारा की गई है। इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना दोस्तों ये क्यों की गई है? दोस्तों, क्लाइमेट लगा हुआ है, और क्लाइमेट का मतलब है, और क्लब बनाया गया है तो इसका मतलब है ग्लोबल वार्मिंग, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए। तो ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए G7 नेशन ने इंटरनेशनल क्लाइमेट क्लब की स्थापना की है। और दोस्तों, उन देशों को भी ये बुला रही है, उन देशों के लिए भी खुला है जो ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए मिल करके काम करना चाहते हैं। वो सब इसमें भाग ले सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दोस्तों, यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा 2022 में G7 का सम्मेलन कहां पर हुआ? जर्मनी में हुआ। और अगले साल कहां पर होगा? 2023 में जापान में इसका आयोजन किया जाएगा। क्लियर? दोस्तों, G7 की बात करें हम तो G7 की स्थापना 1975 में हुई है। G7 में 7 देश आते हैं, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड यूनाइटेड स्टेट्स।
पहले G8 अगर बोले तो रशिया है, बट रशिया को निकाल दिया गया है, अब G8 नहीं है, ठीक है, रशिया भी नहीं रहना चाहता। नेक्स्ट, WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 हाल ही में किसे नॉमिनेट किया गया है? तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर नॉमिनेट किया गया ईगा स्विटेक। ये ईगा स्विटेक पोलैंड की प्लेयर है, ईगा स्विटेक पोलैंड की प्लेयर है। दोस्तों WTA का मतलब होता है वीमेंस टेनिस एसोसिएशन, और इसमें विनर्स की घोषणा की गई। इसमें 5 प्लेयर अवार्ड्स, 3 प्लेयर सर्विस अवार्ड और एक कोच ऑफ द ईयर अवार्ड शामिल है। तो प्लेयर ऑफ द ईयर है ईगा स्विटेक, डबल्स टीम ऑफ द ईयर है बारबोरा क्रेजिकोवा और कतेरिना सिनाकोवा, मोस्ट इंप्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर है ब्रिटिश हद्दाद मैया, ब्राजील की हैं, न्यू कमर ऑफ द ईयर है झेंग किनवेन, चीन से हैं, और कम बैक प्लेयर ऑफ द ईयर है तातजाना मारिया, जो कि जर्मनी से है। दोस्तों यहाँ पर ईगा स्विटेक के बारे में बता दूं, इस साल जो ग्रैंड स्लैम हुए हैं तो उसमें फ्रेंच ओपन इन्होंने जीता है और ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ये इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 2 ओपन जीते हैं, फ्रेंच ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन। 4 ओपन होते हैं, 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। आफबू आपको याद रखना, सबसे पहला ऑस्ट्रेलियन, फिर फ्रेंच होता है, फिर विंबलडन, फिर होता है यूएस ओपन। यहां पर WTA के बारे में आपको बता देता हूं, तो WTA की स्थापना 1973 में हुई है, हेडक्वार्टर यूएसए फ्लोरिडा में है। मिकी लॉलर इसके प्रेसिडेंट हैं, राष्ट्र अध्यक्ष और CEO हैं स्टीव साइमन। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। हाल ही में 15 दिसंबर 2022 से किस राज्य में काजिंद 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ? तो मेघालय में शुरू हुआ। देखो यहां पे लिखा है काज, और काज से होता है कजाकिस्तान। तो ये एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के बीच में हो रही है। और दोस्तों 6वां संस्करण 15 से 28 दिसंबर 2022 तक होगा उमरोई, मेघालय में। भारतीय सेना की तरफ से 11 गोरखा राइफल इसमें हिस्सा लेंगे, और कजाकिस्तान सेना के साथ संयुक्त प्रशिक्षण जो अभ्यास है कब से शुरू हुआ है? 2016 से। चलिए आज का आखिरी प्रश्न है, भारत की पहली मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार कहां पर लॉन्च हुई? तो अब इसका मतलब क्या है? मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप पहले समझा दूं। तो इसमें 15% इथेनॉल, 15% इथेनॉल और 85% पेट्रोल का यूज होता है, ठीक है। एथेनॉल प्लस पेट्रोल, इसे बोलते हैं मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार। और पहली बार इसका यूज कहां पर किया गया है? तो आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है, और ये इसका जो यूसेज है न्यू दिल्ली में किया गया। कहां पर? नई दिल्ली में। और इस प्रकार से अब आपको नई कारें देखने को मिलेंगी। क्लियर दोस्तों, भारत में मास सेगमेंट फ्लेक्स फ्यूल कार जो है इसको बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहली बार फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप कार मॉडल पेश किया गया। दोस्तों भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन है? तो यह नितिन गडकरी। दोस्तों इनकी उपस्थिति में वैगन आर फ्लेक्स फ्यूल प्रोटोटाइप मॉडल को मारुति सुजुकी इंडिया ने नई दिल्ली में लॉन्च किया है। मैंने आपको जैसा कि बताया 15% इथेनॉल और 85% पेट्रोल का मिक्सचर होगा। एथेनॉल पेट्रोल का मिक्सचर से चलेगी ये कार। चलिए दोस्तों, करंट अफेयर्स की रसमलाई आप सभी के सामने आ गई है। तैयार हो जाइए रसमलाई खाने के लिए। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 मेडल जीतने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो 4 मेडल जीतने वाले पहले खिलाड़ी हैं बजरंग पूनिया। अगला प्रश्न है, किस फुटबॉल क्लब ने अपना पहला और डूरंड कप का 131वां संस्करण जीता है? तो बेंगलुरु FC, बेंगलुरु फुटबॉल क्लब ने जीता है। किस स्थान को भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश घोषित किया गया? तो फ्रेंड्स ये है अंडमान और निकोबार। किसने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 120 फीट ऊंचा राष्ट्रीय ध्वज जो है राष्ट्र को समर्पित किया? तो वहां के उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के, इनका नाम है मनोज सिन्हा। किस राज्य सरकार ने स्कूलों में नो बैग डे नियम लागू करने का निर्णय लिया है? तो नो बैग डे
नियम को लागू किया गया बिहार में? चलिए दोस्तों, अब आपका होगा टेस्ट। 10 में 10 लाना है। क्या आप सभी तैयार हैं? चलिए, G7 की स्थापना कब हुई थी? 1975। G20 की स्थापना 1999, कल पढ़ाया था। ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जो डेली करंट अफेयर्स पढ़ेगा ना, उसका जीके और जीएस तो एकदम बढ़िया हो जाएगा। 2022 में G7 का सम्मेलन कहां पर हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। अंबेडकर अलाइव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस पुस्तक को शशि थरूर ने लिखा है। मिर्च महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो मिर्च महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? याद रखना, नागालैंड में। मैंगो महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो मैंगो महोत्सव यूपी में मनाया गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। अंतर्राष्ट्रीय मृदा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 5 दिसंबर को। आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में। मनु भाकर का संबंध किस खेल से है? तो कल पढ़ाया था आपको, निशानेबाजी से। ये एक शूटर है। दोस्तों, यहां पर 14 दिसंबर के करंट अफेयर्स का अब होगा रिवीजन। क्या आप सभी तैयार हैं? कमेंट बॉक्स पर आपके कमेंट रुकने नहीं चाहिए। हम यहां जीतने आए हैं, हम यहां कुछ पाने आए हैं। हम मेहनत करेंगे और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय किस देश की ओटीटी प्लेटफॉर्म को हाल ही में बैन किया है? पाकिस्तान की। अगला प्रश्न है, काठमांडू इंटरनेशनल माउंटेन फिल्म फेस्टिवल का 20वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ? नेपाल में। 12 दिसंबर को ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक 2022 किस सदन में पारित किया गया? राज्यसभा में। अरब निर्मित चंद्र अंतरिक्ष यान का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किस देश ने किया है? यूएई ने किया है। श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती पर कार्यक्रम कहां पर आयोजित किया गया? पुदुचेरी में। G20 डेवलपमेंट वर्किंग ग्रुप की 4 दिवसीय बैठक कहां पर शुरू हुई? मुंबई में। नवंबर में शिकायत निवारण सूचकांक में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो पहला स्थान UIDAI ने किया है। हुरून ग्लोबल 500 सूची में भारत किस स्थान पर पहुंच गया है? तो 5वें स्थान पर है। मनु भाकर ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल। महाकवि सुब्रमण्यम भरतियार की मूर्ति का इनॉग्रेशन कहां पर किया गया? तो इसका इनॉग्रेशन बनारस में किया गया। दोस्तों, ये हो गया रिवीजन आप सभी का। फ्रेंड्स, आज के जीके के पिटारे में फिजिक्स के क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे और हम आज का जो टॉपिक ले रहे हैं, हम साउंड टॉपिक ले रहे हैं। इंग्लिश मीडियम के लिए मैं प्रयास करूंगा कुछ ट्रांसलेट करने की। जो ध्वनि तरंगे होती हैं उनका नेचर कैसा होता है, साउंड वेव्स कैसी होती हैं। अनुप्रस्थ मतलब ये बोलते हैं इसको लैटिट्यूडनल, अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो ध्वनि तरंगे जो होती हैं अनुदैर्ध्य होती हैं, मतलब कि ये लॉन्गिट्यूडनल होती हैं, सीधी रेखा में गमन करती हैं। कौन सा कथन ध्वनि तरंगों के लिए सत्य है? तो यहां पर आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट साउंड वेव्स के लिए सत्य है। इनको पोलराइज किया जा सकता है, ये वैक्यूम में भी चल सकती हैं। 0 डिग्री पर इनकी चाल 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ये सही स्टेटमेंट है। ये गलत है, ये भी गलत है। अवश्रव तरंगों की आवृत्ति कैसी होती है? अवश्रव मतलब होते हैं जिसे हम सुन नहीं सकते, ठीक है। तो एक होती है अल्ट्रासोनिक, एक होती है ऑडिबल और एक होती है इंफ्रासोनिक, ठीक है। तो जो हमें सुनाई नहीं दे सकती वो है 20 हर्ट्ज से कम की फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया। पराश्रव्य तरंगे, ठीक है। तो पराश्रव्य तरंगे मतलब अल्ट्रासोनिक जो तरंगे हैं, पराश्रव्य तरंगे वे ध्वनि तरंगे होती जिनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 किलोहर्ट्ज से अधिक। देखो आप बहुत ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। पराश्रव्य तरंगे मनुष्यों द्वारा, जो पराश्रव्य तरंगे होती हैं, क्या मनुष्य सुन सकता है? नहीं सुन सकता, कभी कभी सुनी जा सकती हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो पराश्रव्य तरंगे मनुष्य कभी नहीं सुन सकता। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजा करके उत्पन्न किया था? तो इसको गाल्टन ने
शिकार पर भक्ष्यों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ अथवा डॉल्फिन किस परिघटना का प्रयोग करते हैं? ध्वनि का अपवर्तन, विस्पंदों का बनना, ध्वनि का प्राकीर्णन, ये प्रतिध्वनि का निर्धारण। इको के द्वारा अल्ट्रासोनिक वेव्स डालते हैं, वापस से रिपीट होती है इनके पास। कीड़ों तथा हानि पहुंचाने वाले तत्वों को घरों से अगर हमें बाहर भगाना है तो हम कौन सी तरंगों का इस्तेमाल करेंगे? तो ये है अल्ट्रासोनिक तरंगे। ध्वनि का जो तत्व होता है, जो पिच होता है, किस पर निर्भर करता है? तो ध्वनि का जो तत्व होता है आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करता है। लड़कियों की आवाज पतली होती है, लड़कों की आवाज मोटी होती है, क्योंकि जो लड़कियों की फ्रीक्वेंसी होती है बहुत ज्यादा होती है और लड़कों की फ्रीक्वेंसी कम होती है। लड़कों की लाउडनेस ज्यादा होती है। विमानों के आंतरिक भागों की सफाई अगर हमें करनी है तो हम कौन सी तरंग का इस्तेमाल करेंगे? पराश्रव, ऑक्जेलिकम, अवश्रव, कार्बन डाइऑक्साइड। पराश्रव तरंग का 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की जो ध्वनि होती है किस पर आती है? ये अल्ट्रासाउंड, इंफ्रासोनिक, हाइपरसोनिक, ये श्रव्य होती हैं, ऑडिबल ध्वनि से कहते हैं। जो तरंग का वेग होता है और आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य लैम्डा के बीच में क्या संबंध होता है? तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होता है v इज इक्वल्स टू न्यू इंटू लैम्डा। ये फ्रीक्वेंसी है और लैम्डा वेवलेंथ है, v वेलोसिटी है। चंद्रमा पर धरातल से दूर विस्फोट हमको सुनाई क्यों नहीं देता? इतने सारे कंस्ट्रक्शन होते रहते, डिस्ट्रक्शन होते रहते हैं, लेकिन वो ध्वनि हमारे तक क्यों नहीं पहुंचती? क्योंकि वायुमंडल वहां पे उपस्थित नहीं है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्यों? अंधेरे में उसे साफ दिखाई देता है, उसकी आंख का प्यूपिल बहुत बड़ा होता है, वे अति तीव्र ध्वनि तरंगे पैदा करते हैं और उसका नियंत्रण करते हैं। निम्न द्रव्यों में ध्वनि सबसे तेज किस पे यात्रा करेगी? स्टील में, वायु में, निर्वात में, जल में। तो जो साउंड है स्टील में सबसे तेज चलती है, निर्वात में गमन नहीं करती है। तो कैसा लगा दोस्तों आप सभी को स्टैटिक जीके का पिटारा? जरूर बताना कमेंट बॉक्स पर। बहुत सारे कोर्सेस हैं हमारे क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन पर। राजा गुप्ता क्रेजी जीके ट्रिक RGCGT कोड यूज करके आप यहां पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं और इन कोर्सेस का फायदा उठा सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा टेलीग्राम पर आप रेगुलर जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं। PDF भी मैं कल देख लूंगा, पूरा जितना भी छूट गया सब अपलोड करवा दूंगा, आप चिंता ना करें। MP पटवारी का कोर्स हमने लॉन्च किया है। आप पटवारी का वैकेंसी जो है, बहुत सारे बच्चे जो है पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, इसमें सारे सब्जेक्ट्स कवर कराए जा रहे हैं, वो भी डिटेल्ड में। यहां पर भी आप RGCGT कोड यूज करना, तो यहां पर भी आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। और रूट एप्लीकेशन भी हमारा एक और एप्लीकेशन है जहां पर स्पेशल बैचेस हमारे टीचर्स के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। दोस्तों अब चलने का समय हो गया है, पर जाते जाते यही कहूंगा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने विश्वास को कभी डगमगाने ना दो। थक जाओ तो रुक जाओ थोड़े समय के लिए, फिर उठो, फिर बढ़ो, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। दोस्तों आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम, फेसबुक पर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सेशन वाकई अच्छा लगा है तो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे कल फिर इसी ऊर्जा, इसी जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं।